हाउ टू स्कोर 60 प्लस मार्क्स इन योर ACCA डबल एग्जाम। दोस्तों यही टाइटल होने वाला है हमारे आज के इस वीडियो का। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि ACCA कर रहे हैं, चाहे वो डबल ए का पेपर दे रहे हो या फिर कोई और पेपर भी दे रहे हो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक जनरल गाइडेंस के बारे में भी बात करेंगे, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक फॉर डबल ए। ओके, सो माय फ्रेंड्स, डबल ए में जो 60 प्लस मार्क्स होते हैं उसमें कहां पर गड़बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से नहीं आते हैं, और कहां पर हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिसकी वजह से 60 प्लस मार्क्स हैं। इस वीडियो में सब कुछ कवर्ड है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम फॉर्मेट की, क्योंकि एग्जाम फॉर्मेट पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पर। तो जब हम लोग एग्जाम फॉर्मेट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को पता हो कि जो पेपर है ना वो 100 मार्क्स का होता है और उसमें से जो पास मार्क्स होते हैं वो 50 मार्क्स होते हैं, ठीक है। टाइमिंग क्या होता है, 3 आवर्स प्लस 15 मिनट्स का टाइमिंग दिया जाता है यहाँ पर, टोटल 3 आवर्स 15 मिनट्स का टाइमिंग दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन जो होते हैं वो होता है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, बहुत क्विक ओवरव्यू करवा रहे हैं आप लोगों को। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी होता है, सेक्शन ए में 30 मार्क्स के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, 3 केस स्टडीज आती हैं जिसमें से 5 MCQs होते हैं जनरली, और हर एक MCQ 2 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल केस स्टडी जो है वो 10 मार्क्स की होती है। सो 10 मार्क्स की एक केस स्टडी, ऐसी 3 केस स्टडी, टोटल हो गए 30 मार्क्स। सिमिलरली जो सेक्शन बी होता है उसमें 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स है वो पर क्वेश्चन में 2 से 3 रिक्वायरमेंट होती हैं, और टोटल में 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होता है। यहाँ पर आते हैं फ्रीक्वेंटली टेस्टेड एरियाज क्या हैं। तो चैप्टर तो बहुत सारे दिए हैं, अगर आप ACC स्टडी हब में जाकर देखोगे तो 31 चैप्टर्स दिए हुए हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं। ऑडिट रिस्क में यहाँ पर ISA 300 सीरीज की हम लोग बात करते हैं, ऑडिट प्लानिंग अगेन 300 सीरीज में आ जाता है, ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करते हैं हम लोग, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि असर्शन बेस्ड कैसे कैसे प्रोसीजर डिजाइन किए जाते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, प्लस आप जब केस सिनेरियोस को पढ़ रहे होते हो उसमें भी आपको एथिकल इवैल्यूएशंस करने होते हैं। इंटरनल कंट्रोल एक अलग से टॉपिक दिया होता है, बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लगभग 8 से 10 मार्क्स देकर जाता है आपको कई बार। ऑडिट एविडेंस पूरी ISA 500 सीरीज की बात हो जाती है यहाँ पर, एंड रिपोर्टिंग यहाँ पर ISA 700 सीरीज की बात हो जाती है। ये सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं ना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये कुछ मेजर एरियाज हैं पूरे सिलेबस में से जो कि टेस्ट किए जाते हैं। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की। कॉमन मिस्टेक क्या क्या होती हैं उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन मिस्टेक में देखिएगा, अब हम लोग थोड़ा आराम से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग बोलते हैं ना राइटिंग जेनरिक आंसर्स, जब हम लोग बोल रहे हैं ना राइटिंग जेनरिक आंसर्स, तो उसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। राइटिंग जेनरिक आंसर का मतलब क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है ना, बहुत बार ऑडिट स्पेसिफिकली हम आपको बताते हैं, बहुत बार ना ऑडिट में बच्चे बोलते हैं कि हमने आंसर तो लिखा है और इसका मतलब भी वही है, जो कि इंस्टीट्यूट बोलता है, जो कि ACCA बोलता है, ACCA बॉडी बोलती है, बट फिर भी हमें मार्क्स क्यों नहीं दिए गए। तो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ओवर हियर, ठीक है। हमने लिखा ऑडिटर will conclude that it is wrong. Second option, auditor will conclude that it is materially misstated. Auditor will conclude that it is materially misstated. आप बताइए अपने तरफ से बताइए, आपको क्या लगता है कौन सा आंसर मोर अप्रोप्रिएट है। ऑप्शन 2 ना, जहां पर हम लोगों ने एक टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है जो है मटेरियली मिसस्टेटेड, ना कि रॉन्ग वर्ड, ठीक है। अब क्या होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि ऑडिट में जब भी आप आंसर लिख रहे होते हो तो जनरली इसी बेस पर आप आगे जाकर रिपोर्टिंग भी देने वाले हो जब आप ACCA बन जाओगे, राइट। तो यहाँ पर ना कीवर्ड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो इसलिए जेनरिक आंसर ना लिखे। एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको, अगर आपने लिखा वेरीफाई इनवॉइस, ओके, अब ये तो एक जेनरिक आंसर हो गया ना, बट अगर रिस्क में लिखा हुआ है कि इनवॉइस नंबर माइट नॉट बी सीक्वेंस्ड, तो आपको लिखना चाहिए वेरीफाई इनवॉइस नंबर और वेरीफाई सीक्वेंस ऑफ इनवॉइस नंबर्स टू चेक इफ एनी इनकंसिस्टेंसी इज देयर। अब आप बताओ, पूरे आंसर का मतलब ही चेंज हो जाता है ना, इसलिए जेनरिक आंसर्स नहीं लिखने हैं। दूसरा, नॉट लिंकिंग प्रोसीजर्स टू रिस्क और असर्शंस। अब सोचो ना, आपसे पूछा गया कि आप ऑडिट प्रोसीजर्स लिखिए, से आपको ना कैश एंड बैंक बैलेंस को ऑडिट करना है और आप उसके प्रोसीजर्स लिख दीजिए, ठीक है। आपने लिख दिया ऑब्टेन बैंक स्टेटमेंट्स, आपने लिख दिया सेकेंड प्रोसीजर ऑब्टेन बैंक कंफर्मेशन, ठीक है। अब आपने इंडिविजुअली तो सब कुछ सही लिखा हुआ है,
बट यहाँ पर रिस्क क्या थी, बैंक स्टेटमेंट माइट नॉट मैच विद बैंक कंफर्मेशन। क्या आपने उस रिस्क को एड्रेस किया? बिल्कुल भी नहीं, आपने रिस्क ही आइडेंटिफाई नहीं किया ठीक तरह से। अगर आइडेंटिफाई कर भी लिया तो आपने जो प्रोसीजर्स लिखा वो लिखा तो ठीक है, बट उसको लिंक ही नहीं किया कि आपकी रिस्क क्या थी। रिस्क थी कि इन दोनों में मैचिंग ना हो तो क्या होगा, तो फिर आपको लिखना चाहिए था कि ऑप्ट इन बैंक स्टेटमेंट, ऑप्ट इन बैंक कंफर्मेशन, मैच इट नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर फिर आपको प्रोसीजर्स लिखने थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तीसरा, पुअर टाइम एलोकेशन। अब क्या होता है ना, आई टेल यू डबल ए स्पेसिफिक चीज़, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ना, जो सेक्शन बी होता है उसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा टाइम दे देते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है ना। कई बार क्या होता है, आपको आंसर नहीं बन रहा होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपने आंसर लिखा है बट आपको वापस से चेक करना है, कई बार आपको 4 पॉइंट्स तो याद आ गए, 5वां याद नहीं आया, उसके लिए आपको फिर से केस स्टडी को रीड करना पड़ रहा है। तो ना कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं बच्चे। आई हैव सीन कि ये जो 70 मार्क्स है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है बच्चों का कई बार, ठीक है। एमसीक्यूज तो फिर भी हैंडल कर लेते हैं बच्चे, बट ये जो 70 मार्क्स है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। और जब ये बहुत ज़्यादा टाइम जाता है ना, तो सबसे बड़ी ट्रबल ये है कि फिर एमसीक्यूज जो कि आपके लिए स्कोरिंग भी हो सकता है, वहाँ के लिए कम टाइम बचता है। तो इसलिए ध्यान रखना, या कई बार वहाँ पर रीचेकिंग नहीं हो पाती है, तो इसलिए ध्यान रखना कि आपको ना हमेशा टाइम एलोकेशन करना है। अब ये जो टाइम एलोकेशन करना है कैसे करेंगे हम लोग, अभी आगे जाकर सीखते हैं कि टाइम एलोकेशन कैसे करना चाहिए आपको, जिससे थोड़ा सा बेटर हो जाए सिनेरियो, ठीक है। फिर आते हैं नॉट प्रैक्टिसिंग सीवीज। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं ना आपके। अब क्या होता है, पेन एंड पेपर पे आपने आंसर्स लेके, ठीक है। जब हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केस स्टडी को रीड करते हैं, हम लोग पॉइंटर्स को नोट करते हैं कि ये हमारे पॉइंटर्स हैं जो हम एग्जाम में लिखेंगे। कई बार कुछ बच्चे थोड़ा सा टाइप भी कर लेते हैं, वर्ड फाइल में टाइप कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट क्या होता है ना, फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा चेंज होता है। तो हमेशा जब आपको मॉक टेस्ट देने हैं या फिर प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने हैं ना, आपको हमेशा ACCA प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस हब पर जाकर ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको ना वैसे ही टाइपिंग की आपको आदत होनी चाहिए और बढ़िया तरीके से आपका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि प्रैक्टिस हब में आपको कैसे जाकर सॉल्व करना है। तो ये एक थोड़ा सा चेंज हो जाता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आपको एक लाइन बताते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जामिनर जो होता है ना, दे आर नॉट टेस्टिंग योर ऑडिट थ्योरी, दे आर ऑल्सो टेस्टिंग योर ऑडिट एप्लीकेशन। यानी कि ऐसा भी बोला जाता है AA के लिए कि AA में ना 80% एप्लीकेशन है, 20% ही मेमोरी है। यानी कि जो भी आप पूरा याद रखते हो ना, वो आपको पेपर में 20-30% ही हेल्प करता है। उसके अलावा जो बचा हुआ पूरा 70-80% है, वो पता क्या है, एप्लीकेशन। यानी कि आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। आपने ओरिएंटेशन सेशन भी देखा होगा, अगर नहीं देखा ना ओरिएंटेशन का वीडियो, तो इसी चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर AA ओरिएंटेशन देख सकते हो, ठीक है। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि AA के आंसर्स में क्या एक्सपेक्टेड होता है एग्जामिनर को। नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट हियर इज, जो भी चीज़ें हैं ना, वहाँ पर एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। मतलब कई बार आपको एग्जैक्ट वर्ड्स में हो सकता है याद ना हो, बट उसका एप्लीकेशन आपको फिर भी बन जाए, ठीक है। तो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है, ना कि सिर्फ थ्योरी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं ना कि समरी नोट्स देखे उन्होंने समरी नोट्स को बार बार पढ़ा, या फिर बुक टेक्स्ट को बार बार पढ़ा, उनको सारे कॉन्सेप्ट्स बनने लग रहे हैं और उनको लग रहा है कि अब हमें क्योंकि सारी चीज़ें लिखते बन रही हैं तो हम लोग एग्जाम में भी कर पाएंगे। दैट इज़ नॉट ट्रू। बहुत बार क्या होता है ना कि जब क्वेश्चन पर आप जाते हो तो वहाँ पे कुछ एक वर्ड की वजह से पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है, या फिर कुछ इंटरप्रिटेशनल इश्यूज आ जाते हैं। इसीलिए इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करो, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ऑडिट थ्योरी काम आएगी, यस, बट ऑडिट एप्लीकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये गलती नहीं करनी है अपने को। आगे बढ़ता है स्ट्रैटेजी टू स्कोर 60+। इसी के लिए तो आए थे ना वीडियो पर। चलो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। और बहुत बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना, हर एक का हम एग्जाम्पल देते हैं आपको। यूज प्रोफेशनल लैंग्वेज। प्रोफेशनल लैंग्वेज एज इन कीवर्ड्स। आपको क्या यूज करने हैं, कीवर्ड्स से। अगर अभी आपको पता है कि ISA 300 में कौन से कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, ISA 700 में कौन से कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, तो एक एग्जांपल देते हैं। जैसे ISA 300 की अगर आप बात करोगे, 300 सीरीज़ की बात करोगे, वहाँ पर आता है रिस्क, असर्शंस, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो ये ध्यान रखना है कि आपको ना बहुत बढ़िया तरीके से उन्हीं वर्ड्स को मेंटेन करना है, उन्हीं वर्ड्स को मेंशन करना है। रेपिटेशन रिस्क है तो उसको रेपिटेशन रिस्क ही लिखना पड़ेगा, सोशल इमेज रिस्क नहीं लिख सकते आप, है ना। तो ये ध्यान रखना, प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करनी है। रिपोर्टिंग की तरफ जाते हैं, अभी हम लोग ने देखा रॉन्ग नहीं लिखना है, मटेरियली मिस स्टेटेड लिखना है ना। तो वो चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी है बेस्ड ऑन केस टू केस बेसिस। नाउ दिस बिकम्स योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मेंशन व्हाई एंड नॉट जस्ट व्हाट। यानी कि अगर आपसे पूछा गया कि आप इस सिनारियो में हमें रिस्क बता दीजिए, व्हाट आर दी रिस्क, ठीक है, तो रिस्क में सिर्फ इतना नहीं लिखना होता है कि दीज आर 5 रिस्क।
वो रिस्क क्यों है, वो रिस्क क्यों है, ये भी लिखना इक्वली इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आपने से कंपनी के बारे में लिखा कि कंपनी एक टॉय बिजनेस में है, नाउ कंपनी वांट्स टू गो टू अ बिजनेस वेयर दे विल बी मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन टॉयज विच माइट प्ले विद द माइंड ऑफ द चिल्ड्रन, ओके। और पेरेंट्स इसके अगेंस्ट है कि अगर ये कंपनी उस बिजनेस में जाती है तो पेरेंट्स अगेंस्ट है इसके, और पेरेंट्स बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि नहीं जाना चाहिए कंपनी को इस बिजनेस में, इट विल हैम्पर आवर चाइल्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको पता क्या लिखना है, आपको लिखना है रेपुटेशन रिस्क है, बट क्यों है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, जो कि डिसीजन मेकर्स हैं इन दिस पर्टिकुलर केस, वो लोग इसके अगेंस्ट हैं। तो अगर डिसीजन मेकर से अगेंस्ट चले गए तो कंपनी का जो कोर बिजनेस है ना टॉयज वाला, वो भी शट डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वाई इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दैट इज वाई आई विल से वाई इज इंपॉर्टेंट देन वॉट। नाउ यूज ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, लाइक वी डिस्कस्ड, क्वेश्चन सिर्फ बनने से काम नहीं होता। सबसे पहले तो सिर्फ आपने नोट्स पढ़ लिया उससे काम हो गया, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उससे काम हो गया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट भी आ सकते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपने दोनों कर लिया, बट आपने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाकर प्रैक्टिस नहीं किया, क्या वो भी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या होता है ना, आपका पेन पेपर पे लिखना, आपका आंसर को फ्रेम करना और आपका आंसर को टाइप करना माइट बी डिफरेंट। हो सकता है टाइपिंग एरर हो सकता है टाइपिंग स्पीड एरर हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको ना हर 10-12 दिन में एक मॉक टेस्ट देते रहना है और चेक करते रहना है प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के थ्रू। नाउ यूज सब हेडिंग्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग व्हाट, वो लोग ना आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं और लिखते जाते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होता है ना, कहीं पर अगर आपको रिस्क आइडेंटिफाई करनी है तो आप हेडिंग दीजिए उसमें प्रॉपर कि दीज आर बिजनेस रिस्क, दीज आर ऑडिट रिस्क, ठीक है। उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन दे रहे हो, उससे आप इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहे हो, इंटरनल कंट्रोल रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल्स दैट आर अप्लाइड, ठीक है। अब आप ना उसमें प्रॉपर हेडिंग्स दो कि कहाँ पर आपने रिस्क खत्म किया, कहाँ पर आपने कंट्रोल्स खत्म किया, कहाँ पर आपने कंक्लूजन लिखना स्टार्ट किया। प्रॉपर हेडिंग होगा ना तो बढ़िया हो जाता है। इसके बाद आते हैं अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, टाइम मैनेजमेंट। देखो बच्चों, वैसे तो जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो आपको पर्सनल लेवल पे आपको देखना चाहिए, आपको MCQ में कितना टाइम लग रहा है, डिस्क्रिप्टिव में कितना टाइम लग रहा है, किस तरह के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। बट एक जनरल बात बताते हैं आपको, ठीक है। समझने की कोशिश करना, इस बात को समझने की कोशिश करना। जनरली आप वो कैलकुलेशन करते होगे 180 मिनट्स हैं हमारे पास और 100 मार्क्स का पेपर है तो 1.8 मार्क्स हो गया। बट देखो, जब आप पेपर में जाते हो ना तो 180 मिनट्स पूरे आपके लिए फ्रूटफुल ज़रूरी नहीं है ना। थोड़ा 2-4-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, मे बी आप रुके, मे बी 1 मिनट का प्रोसेसिंग हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना कि 180 मिनट्स आपको पूरे ऐसे प्लान करके नहीं चलना है। तो द आइडियल सजेशन, दिस इज प्योरली अ सजेशन, ओके, वुड बी दैट यू शुड स्पेंड 1 मिनट पर मार्क्स, 1 मिनट पर मार्क्स इन केस ऑफ सेक्शन ए क्वेश्चन। MCQ इक्वेशन में ना जनरली 1 मिनट 1 मार्क्स के लिए, यानी कि अगर एक MCQ 2 मार्क्स का है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें 2 मिनट लगा सकते हो। मतलब पूरे 5 MCQ एक केस स्टडी में आप लगभग 10 मिनट लगा सकते हो। इस 10 मिनट में आपको केस स्टडी को पढ़ना भी है, MCQ को सॉल्व भी करना है। सो द फर्स्ट सजेशन वुड बी कि डायरेक्टली आप एक बार MCQ को देख लो, जो आपको डायरेक्टली सॉल्व हो रहे हैं वो डायरेक्टली सॉल्व कर लो, और जो केस स्पेसिफिक है उसके लिए फिर आप जाकर केस पढ़ो, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग टेक्निक पूरी डिस्कस करते हैं अपने प्रैक्टिस बैच में, रेगुलर बैच में सब हम लोग डिस्कस करते हैं। पर द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि आपको ना समरी में अगर हम बताएं, पहले आपको MCQs रीड कर लेना चाहिए, जो डायरेक्ट MCQs हैं नॉट रिलेटेड टू द केस स्टडी, उसको वहीं के वहीं सॉल्व कर दो, और जो बचे हुए हैं उसी पॉइंट को नोट करके कि इस पॉइंट के ऊपर MCQ बनाया गया है, वहाँ पर जाकर पूरा केस स्टडी रीड करो, बट उतने पॉइंट्स को बहुत अच्छे से डिटेल वे में हाईलाइट करो और फिर MCQ सॉल्व कर दो जल्दी से। ऐसे में आपका 10 मिनट के अंदर MCQ जनरली हो जाते हैं पूरे, ठीक है। बात करते हैं सेक्शन बी। इस हिसाब से आपको पूरा सेक्शन ए में 30 मिनट्स के आसपास लगना चाहिए। बात करते हैं सेक्शन बी की, तो स्पेंड 2 मिनट्स पर मार्क, 70 मार्क्स का है ना, जनरली 2 मिनट, ठीक है, यानी कि टोटल 140 मिनट्स। अब सोचो, आपने यहाँ पर स्पेंड किया 30 और यहाँ पर स्पेंड किए 140, टोटल 170, बट सर पेपर तो 180 का है ना। अब देखो क्या होता है ना, 5-10 मिनट आपको बफर लेकर चलना चाहिए। कभी आपको ज़्यादा टाइम लग गया तो थोड़ा बहुत बफर वहाँ पर भी चेंज होगा कि कुछ MCQs 1 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, कुछ 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, कुछ में 2-2.5 मिनट लग जाएगा। बट ये 10 मिनट का बफर आपको अपने पास रखना चाहिए, ताकि अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो तो एटलीस्ट आप 100 मार्क्स का पेपर करके आओ। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप 100 मार्क्स का पेपर करके आओगे ना अच्छे तरीके से तो आप पास हो जाओगे, इसलिए टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स और कुछ इंटरनल टिप्स पर, ठीक है। ऑलवेज इंक्लूड एथिकल सिनेरियोज इन योर आंसर्स वेर एवर एप्लीकेबल, यानी कि जब भी आपने केस स्टडी पढ़ी, कोई क्वेश्चन पढ़ा और आपको लग रहा है, भले ही क्वेश्चन ही नहीं मांगा, बट आपको लग रहा है ना यहाँ पे कुछ एथिकल इशूज़ आएंगे, सेल्फ इंटरेस्ट इशूज़ आ सकते हैं, एडवोकेसी थ्रेट इशूज़ आ सकते हैं, फैमिलिटी थ्रेट इशूज़ आ सकते हैं,
ऑलवेज ऑलवेज मेंशन इट, बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ मार्क्स हो सकते हैं आपके। फिर आते हैं अटेम्प्ट 1 मॉक एवरी 10 डेज। देखो मान के चलते आपने सितंबर में कोई पेपर दिया होगा और अब आप दिसंबर में देने जा रहे हो, ठीक है। इस बीच में आपके पास लगभग जैसे अभी बात करें, अगर आपका पेपर अभी आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है अभी 1-2 दिन में, ठीक है, आपका रिजल्ट आ गया, अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए लगभग 40-45 डेज है। तो आई वुड सजेस्ट कम से कम हर 10 दिन में एक मॉक टेस्ट दीजिए, और लास्ट के 2 हफ्तों में तो आपको थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, पर एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट 4 to 5 मॉक टेस्ट जरूर आप दीजिए, ठीक है। फिर बात करते हैं रिव्यू एग्जामिनर रिपोर्ट्स एंड पास पेपर्स। अब ये क्या होता है ना, एग्जामिनर रिपोर्ट्स एंड पास पेपर्स एनालिसिस दिया होता है, बट बहुत सारे बच्चे इसको देखते ही नहीं है, तो ना उसमें बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट छूट जाते हैं। डोंट वरी, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू सम गाइडेंस ओवर हियर कि इसको कैसे करना है, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपको एग्जामिनर रिपोर्ट या पास पेपर एनालिसिस को इग्नोर नहीं करना है। एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब दिस क्वेश्चन प्रैक्टिस कुड बी फ्रॉम ACCA स्टडी हब, could be from certain publishers, right? Could be concept based questions also, could be practice platform also, but questions करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ आई कैन हेल्प यू, दैट इज़ इंपॉर्टेंट हियर कि हम क्या कर सकते हैं इसमें आपके, और हम आपकी क्या हेल्प करना चाहेंगे इसमें, वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ACCA विथ CA सुप्रीत अग्रवाल, ठीक है, इसी नाम से सेम नेम है हमारा टेलीग्राम चैनल का भी, ठीक है। आप दोनों पर जाकर आपसे जुड़ सकते हो। यूट्यूब पे हम क्या डालना चाह रहे हैं अभी कुछ टाइम के अंदर, रिवीजन वीडियोस आएंगे, किसके, AA के चैप्टर वाइज रिवीजन। सबसे पहले हम लोग उन चैप्टर्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुअली वी विल मूव फॉरवर्ड। एग्जामिनर रिपोर्ट एनालिसिस, जैसा कि हमने आपको बोला, आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद से भी उसको रीड नहीं करना चाहते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, उससे जैसे ही हम एग्जामिनर रिपोर्ट एनालिसिस डालते हैं अभी कमिंग वीक्स में, तो आपके पास वो डेटा आ जाएगा। पास्ट पेपर एनालिसिस एंड एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स, फॉर एग्जांपल ये वाली एक टिप एंड ट्रिक वीडियो हो गई। सिमिलरली हम लोग बहुत सारी टिप एंड ट्रिक वीडियो लेकर आते रहेंगे, शॉर्ट्स भी लेकर आते रहेंगे कि आपको किन क्वेश्चंस को कैसे हाईलाइट करना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है, क्या रिस्क आती है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर आपको क्यों जुड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो समरी नोट्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम जैसे अभी लिख रहे हैं ना, ऐसे ही हम आपको समरी नोट्स देते हैं हैंड रिटन वे में, तो वो आपको जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा पाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर। क्वेश्चन बैंक्स, अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स होते हैं जो कि हमारे नॉलेज में होते हैं, वो हम आपको जरूर प्रोवाइड करवाते जाएंगे। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज एंड डाउट्स होते हैं, वो भी हम लोग वहाँ पर सॉर्ट करते जाएंगे, ठीक है। गोज विदाउट सेइंग कि जो टेलीग्राम चैनल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, और यहाँ पर जो इसका नेम है वही सेम टू सेम यहाँ का भी नेम है। क्या नेम है, ये सेम टू सेम नेम है, ठीक है, ACCA विद CA सुप्रीत अग्रवाल। बैचेस की बात करें, अगर आपको हमसे प्रोफेशनल हेल्प लगती है, बैचेस के फॉर्म में हेल्प लगती है, तो हमारे पास रेगुलर बैच भी होता है, क्रैश कोर्स बैच भी होता है। रेगुलर बैच में हम लोग क्या कवर करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं, आपको नोट्स दे रहे होते हैं जो कि ऐसे हैंड रिटन फॉर्म में होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस ले रहे होते हैं हर ऑल्टरनेट डेज पर, और क्वेश्चन बैंक्स भी आपको दे रहे होते हैं। सिमिलरली अगर आप क्रैश कोर्स पर आते हो तो हम लोग रिवीजन दे रहे होते हैं सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का, और प्लस इन क्लास सॉल्विंग का मतलब क्या होता है, हम लोग क्लास में ऐसे ही कनेक्ट करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा पाएंगे। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने सारे ACCA वालों को शेयर कीजिएगा, सो डैट उनको अगर किसी भी तरह की कोई भी नॉलेज लगती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन लगती है, कोई भी हेल्प लगती है, तो आई वुड बी एबल टू हेल्प। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो डैट वी कैन स्टे कनेक्टेड, एंड जो भी आगे इन्फॉर्मेशन आएगी, वीडियोज़ आएंगी, वो आप तक पहुँचती रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।